आपको पता है कि एक टाइम था जब पूरे इंडिया का एक ही सुपर हीरो था, शक्तिमान। और ये शो उस चैनल पर आता था जिसका एंटीना पकड़कर लोग वर्ल्ड कप के मैच देखा करते थे। इस चैनल का नाम था दूरदर्शन। था इसलिए क्योंकि अब ये चैनल कोई नहीं देखता। कभी इस चैनल की वजह से लोग सिनेमा की बजाय घर पर मूवी देख पाते थे और अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा तक सबके डाई हार्ड फैन यहीं पर बने थे। लेकिन जिस चैनल की वजह से इंडिया के लोगों ने टीवी देखना सीखा, लोगों ने उसे ही नेटफ्लिक्स एंड चिल के धुएं में उड़ा दिया। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारा प्यारा दूरदर्शन, जो कभी सबका फेवरेट था, उसे हमने और आपने मिलकर ही बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बर्बादी की कहानी को जानने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि दूरदर्शन इंडिया में आया कैसे, इसे लाने वाला कौन था और कैसे इसने इंडिया की तस्वीर को बदल कर रख दिया। 1959 में ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ था, जिसमें बेसिकली न्यूज दिखाई जाती थी। और जब इन्हें लगा कि ये टीवी चैनल वाला आइडिया काम कर रहा है, तो 1965 में इसके शोज को रेगुलर कर दिया गया। और इस समय प्रतिमा पुरी और सलमा सुल्तान जैसे न्यूज एंकर्स आपको इसमें देखने को मिलते थे। 60 के दशक में एक और चीज शुरू हुई थी और वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हरित क्रांति। ये वो टाइम था जब इंडिया ने फैसला कर लिया था कि वो अनाज उगाने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएगा, ताकि वो किसी भी तरह के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहे। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि किसानों को नए खेती के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी वजह से 26 जनवरी 1967 में कृषि दर्शन शो को लॉन्च कर दिया गया, जो गांव के इलाकों में काफी पॉपुलर रहा और इसने ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1976 वो साल बना जब टीवी इंडिया का डिवीजन 2 पार्ट में हुआ, जिसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग अलग कर दिया गया और फिर दूरदर्शन और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया। 1982 में पहली बार 15 अगस्त की प्रधानमंत्री की स्पीच को दूरदर्शन ने लाइव टेलीकास्ट किया और इसी साल एशियन गेम्स की भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को टीवी पर दिखाया गया। 1984 में दूरदर्शन ने डीडी मेट्रो नाम से एक अलग चैनल भी शुरू कर दिया और फिर आता है गोल्डन पीरियड दूरदर्शन का, जब उसने हम लोग जैसे टीवी शोज प्रोड्यूस किए और ये भी काफी पॉपुलर रहे। और इसकी सक्सेस के बाद ये जो है जिंदगी, बुनियाद और हम सबका फेवरेट मालगुडी डेज और भारत एक खोज जैसे शोज जनता के बीच में काफी पॉपुलर हो गए। इसी टाइम पर एक और शो आया जो एक तरह का माइलस्टोन साबित हुआ। इसका नाम था मिर्जा गालिब और इस शो को लिखा था गुलजार साहब ने और इसमें लीड रोल कर रहे थे नसीरुद्दीन शाह। ये सक्सेसफुल रन चल ही रहा था कि दूरदर्शन ने एक गोल्ड माइन को और डिस्कवर कर लिया। दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत और चाणक्य जैसे शोज को करीब एक ही वक्त में लॉन्च कर दिया। इसने दूरदर्शन को एक नई ऊंचाई दे दी। छोटे शहरों से लेकर गांव तक में लोग एक साथ बैठकर ऐसे प्रोग्राम्स को देखने लगे। अब इसके बाद आता है 1992 का साल, जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, यानी कि अब दूसरे देशों का पैसा भी भारत आ सकता था। साथ ही प्राइवेट कंपनीज भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी। इसका मतलब था कि अब टीवी में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ऐड दे सकती थी और जितनी ज्यादा कंपनीज ऐड देंगी उतना ही ज्यादा कोई चैनल आगे बढ़ सकता है। इसलिए टीवी चैनल्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गए और जी टीवी ने इसी टाइम पर मार्केट में अपनी एंट्री मारी। जी टीवी ने आते ही फैमिली ऑडियंस को टारगेट किया और ड्रामा सीरियल्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन दूरदर्शन ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी और उस कंपटीशन को मात देने के लिए उन्होंने चंद्रकांता नाम का एक सीरियल लॉन्च किया। इसमें इरफान खान भी थे। इसके बाद उन्होंने अलिफ लैला नाम का शो भी बनाया, जिसे अगर आपने कभी देखा है तो उसकी ट्यून आप कभी नहीं भूल पाएंगे। 1995 आते आते कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने लगा और अब स्टार प्लस, सोनी टीवी और होम टीवी 18 जैसे चैनल्स ने मार्केट में एंट्री की। इस कंपटीशन को देखते हुए दूरदर्शन को एक बहुत इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुई और वो रियलाइजेशन ये थी कि उस वक्त ज्यादातर लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, जिस वजह से घरों में बहुत बच्चे हुआ करते थे। बच्चों के पास ही दिन भर फ्री टाइम भी होता था, यानी बच्चे जो चैनल घर में लगा दें वही चैनल घर में चलेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और जूनियर जी, शक्तिमान, नंदू अपना जैसे एनिमेटेड शोज को रिलीज किया और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा। अगले 5 साल तक दूरदर्शन इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बनकर रहा, यानी लिबरलाइजेशन के अगले 8 सालों तक भी दूरदर्शन की व्यूअरशिप को कोई नहीं छू सकता था। लेकिन साल 2000 के बाद मार्केट थोड़ा चेंज हो गया था। 1995 में दूरदर्शन ने बच्चों के लिए प्रोग्राम तो शुरू किए थे, पर वो इसी साल एक केस भी हार गए थे। ये केस था बीसीसीआई से जुड़ा हुआ, जो ये चाह रही थी कि वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स प्राइवेट चैनल्स को बेचे। लेकिन दूरदर्शन ने इसके खिलाफ केस कर दिया था और वो केस ये जीत नहीं पाए और इसलिए क्रिकेट अब उनकी पकड़ से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। इसी समय सब टीवी ने भी बहुत से हंसी मजाक वाले शोज को लॉन्च कर दिया था। स्टार प्लस ने अपना फोकस पूरी तरह से शादीशुदा फीमेल ऑडियंसेस को लुभाने में कर लिया था और दूरदर्शन के साथ दिक्कत ये थी कि उसमें सभी तरह के प्रोग्राम्स एक ही चैनल पर दिखाए जाते थे। इसीलिए 2003 में डीडी मेट्रो को अलग करके उन्होंने एक न्यूज चैनल में उसे बदल दिया
और दूरदर्शन सिर्फ सीरियल्स पर फोकस करने लगा। कंपटीशन में बने रहने के लिए उन्होंने इस टाइम पर मेहर मिस इंडिया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे शोज लॉन्च कर लिए। 2005 में तो दूरदर्शन ने अपने शोज हवाएं से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी और ये उस साल का बेस्ट टीवी शो भी डिक्लेयर किया गया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी दूरदर्शन ने एक्सपेरिमेंट्स को नहीं छोड़ा और फिर एकता कपूर और संजय लीला भंसाली जैसे लोगों के साथ मिलकर पवित्र बंधन और सरस्वती चंद्र जैसे शोज भी बनाए। लेकिन दूरदर्शन के साथ एक परेशानी ये भी थी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता था, यानी न सिर्फ गवर्नमेंट उन्हें ये बताती थी कि क्या नहीं चलाना है, बल्कि ये भी बताती थी कि वो क्या चला सकते हैं। इसलिए जो नए जमाने की स्क्रिप्ट्स थी उन्हें वहां रिजेक्ट कर दिया जाता था और प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स को दूरदर्शन पर जगह मिलनी बंद हो गई थी। अगर आप सिर्फ इनके सीरियल्स में एक्टर्स के कपड़े ही देख लेंगे तो वो 10 साल पुराने लगते थे और बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं थे। इन सभी कारणों की वजह से लोगों को दूरदर्शन अब बोरिंग लगने लगा था। दूरदर्शन को जो टेक्निकल इनोवेशन करनी थी वो नहीं हो पा रही थी। बाकी चैनल्स बेटर कैमरा से शूट कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा बढ़िया था, उनकी स्क्रिप्ट्स बेहतर हो गई थी और वो मार्केटिंग के गेम को समझ गए थे। इन सभी वजहों से दूरदर्शन का कंटेंट अब फीका लगने लगा था। पर ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन ने कोशिश नहीं की। दूरदर्शन ने अपने चैनल पर न्यूज बुलेटिन को बंद कर दिया और 4 से 7 बजे के बीच में जो सीरियल्स आते थे उन्हें भी रात के टाइम पर शिफ्ट कर दिया ताकि लोग बोर ना हो। नए शोज के नाम पर उन्होंने संजीव कपूर के द्वारा होस्ट किया गया शो शेफ की रसोई भी लेकर वो आ गए, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। दूरदर्शन के साथ परेशानी ये थी कि उनकी 68% फंडिंग सरकार से आती है, जिसका मतलब है कि अगर उनका कोई भी शो उन्हें पैसे कमाकर नहीं दे रहा है तब भी वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट चैनल्स को हर हाल में प्रॉफिट चाहिए होता है, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। यही वजह थी कि दूरदर्शन अपने कंटेंट को कभी पूरी तरह से चेंज नहीं कर पाया और टाइम के साथ साथ पीछे होता चला गया। 2014 में रीब्रांडिंग के नाम पर सिर्फ अपना स्लोगन उन्होंने चेंज किया, पर 2017 तक आते आते उन्होंने हार माननी शुरू कर दी। दूरदर्शन ने ऐलान कर दिया कि अब वो कोई नया शो प्रोड्यूस नहीं करेंगे और सिर्फ पुराने एपिसोड्स को ही टेलीकास्ट करते रहेंगे। साल 2020 के लॉकडाउन में उन्होंने महाभारत और रामायण को जब दोबारा टेलीकास्ट किया तो फिर से आखिरी बार के लिए दूरदर्शन अपनी ग्लोरी डेज को याद कर पाया, जब वो इंडियन टीवी मार्केट पर राज किया करते थे। इन दोनों ही शोज ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि इन शोज की सक्सेस के बाद भी दूरदर्शन का रिवाइवल बहुत मुश्किल है, और वो भी आज के समय पर जब लोग टीवी के बजाय नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एड कंपनीज जिनके दम पर टीवी चलता है उन्होंने भी अब डिजिटल की तरफ जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई एड क्लिक करता है तो कंपनीज के पास ये डेटा आ जाता है कि उनकी एड को कोई देख भी रहा है या फिर नहीं, जबकि टीवी पर ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहती। अब सवाल यह है कि दूरदर्शन इस तरह की क्राइसिस से बाहर कैसे निकल सकता है। तो इसका एक छोटा सा सोल्यूशन हो सकता है ऐप लॉन्च, यानी कि अगर दूरदर्शन अपना कोई ऐप लॉन्च कर सके जिसमें लोग दोबारा शक्तिमान या फिर मालगुडी डेज जैसे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, तो ये दूरदर्शन के लिए काफी अच्छा फेयरवेल होगा। तो ये थी दूरदर्शन के शुरू होने से लेकर उसके बर्बाद होने तक की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।